साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी उजियारी काकी हंस रही हैं। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी देखो, इस तस्वीर में उजियारी काकी कैसे खिलखिलाकर हंस रही हैं। भावना ने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अपनी माँ से कहा। तो उसमें क्या हो गया, क्या कोई हंस भी नहीं सकता? माँ ने फोटो की तरफ देखते हुए कहा। पर मैंने तो आज तक उजियारी काकी को अभी हंसना तो छोड़ो, मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। भावना ने फोटो की तरफ देखते हुए ही कहा। सब समय समय की बात है बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है तो इंसान क्यों नहीं बदलेगा? गहरे स्वर में माँ ने कहा। पर मम्मी, ऐसे कोई नहीं बदलता कि एकदम हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दे। अच्छा बताओ, आपने कभी उजियारी काकी को हंसते या मुस्कुराते हुए देखा? भावना ने माँ की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छा छोड़ अब ये बातें, चल बाहर ज़मीन वाले बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हुए भावना की माँ ने भावना को बाहर चलने का इशारा किया और खुद भी कमरे से बाहर चली गईं। भावना कुछ देर तक तस्वीर को देखती रही, फिर माँ के पीछे कमरे से बाहर चली गई। दीवार पर पुरानी फ्रेम में लगी हुई श्वेत श्याम तस्वीर में जो पूरे दांत निकालकर हंस रही हैं, यही उजियारी काकी हैं। 5 भाइयों और उनकी पत्नियों की, माँ और पिता के साथ की इस तस्वीर में बस उजियारी काकी हंस रही हैं। बाकी के 11 लोग गंभीर हैं। तस्वीर बहुत पुरानी है, जैसे सदियों पुरानी। वक्त की धूल ने तस्वीर को पुराना और धुंधला कर दिया है, मगर उजियारी काकी की हंसी मद्दम नहीं पड़ी है। तस्वीर लेते समय उजियारी काकी क्यों हंस पड़ी थी, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जब तस्वीर बनकर आई तब पता चला कि उजियारी काकी उसमें हंस रही हैं। उस समय परिवार का मानना था कि उजियारी काकी के हंस देने के कारण ये पारिवारिक तस्वीर बिगड़ गई है। कितनी मुश्किल से सबकी एक साथ तस्वीर ली गई थी, मगर उजियारी काकी के हंस देने के कारण ये तस्वीर बिगड़ गई। उस समय तस्वीर निकलवाना इतना आसान नहीं था कि मोबाइल उठाया और तस्वीर ले डाली। या तो फोटोग्राफर की दुकान पर जाना होता था या उसे घर बुलवाना होता था। घर बुलवाना महंगा पड़ता था। बड़े और संपन्न लोग ही इसको वहन कर पाते थे। चूँकि उजियारी काकी जहाँ ब्याह कर आई थीं वो घर संपन्न था, इसलिए उन लोगों ने इस खर्च को वहन कर फोटोग्राफर को बुलवाया था। 5 भाइयों की अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ अलग अलग तस्वीरें और एक माता पिता के साथ 5 भाइयों और पत्नियों की तस्वीर, यही तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई है। उजियारी काकी अब नहीं हंसती हैं। क्यों नहीं हंसती हैं, ये जानने के लिए उजियारी काकी की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। कहानी जो लगभग 60 साल पहले शुरू होती है, उस समय जब उजियारी काकी 15-16 साल की थीं। उजियारी काकी के विवाह के समय, उजियारी काकी का विवाह उस समय के हिसाब से 2-3 साल देर से हुआ था, वरना तो उस समय 13-14 की उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। 16-17 की उम्र में तो लड़कियां माँ बन चुकी होती थीं। उजियारी काकी बहुत सुंदर थीं। चांदनी की तरह उजला रंग, घुंघराले घने बाल, आँखों की पुतलियों में घुला हुआ हल्का हरा रंग। 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई गोपाल से ब्याह कर आई थीं उजियारी काकी। नाम तब उजियारी नहीं था, विमला था। जब ब्याह कर आई थीं तो उस समय की परंपरा अनुसार सास को नया नामकरण करना था। चांदनी जैसे रंग के कारण सास ने नाम रख दिया उजियारी। गोपाल के 4 बड़े भाइयों के दर्जन भर बच्चों ने इसमें काकी शब्द जोड़ दिया और इस तरह नाम हो गया उजियारी काकी। उजियारी काकी के पति के सबसे बड़े भाई महेश का बड़ा बेटा अनिल तो उजियारी काकी से भी 1-2 साल बड़ा ही था, मगर उजियारी काकी का पद बड़ा था, इसलिए वो भी उजियारी काकी ही कहता था। अब तो उजियारी काकी 75 वर्ष पार कर चुकी हैं और पूरे गांव की उजियारी काकी हैं अब वे। सुंदरता पर उम्र का असर तो आया है, मगर अब वे गरिमामय सुंदर हो गई हैं। अब भी चांदनी जैसा रंग है, एकदम दूध में धुला हुआ सा। चांद में तो फिर भी दाग है, पर उजियारी काकी के चेहरे पर उम्र ने कोई दाग धब्बा नहीं छोड़ा। अब सिर के बालों में एक भी काला बाल नहीं है, एकदम चांदी जैसे चमकते हुए घुंघराले बाल।
बाल धोकर सुखाने के लिए जब धूप में बैठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चांदी का मुकुट या पगड़ी पहने बैठी हैं सिर पर। बहुत सुंदर स्त्रियों के हिस्से में सुख नहीं आते। उजियारी काकी की कहानी जैसे इस वाक्य को धुरी बनाकर उसके आसपास घूमती है। इसी कहानी में इस बात का रहस्य छिपा है कि तस्वीर में इतना खिलखिला कर हंसने वाली उजियारी काकी अब क्यों नहीं हंसती हैं। हंसना तो छोड़ो, बरसों से किसी ने उनको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है। असल में ये कहानी विवाह के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। उजियारी काकी जब विवाह के बाद ससुराल पहुंची तो वहां कुछ हम उम्र और कुछ छोटे भतीजे भतीजियों के कारण उनका मन रम गया। हम उम्र काकी से ये भतीजे भतीजियां भी जल्दी ही घुल मिल गए। उजियारी काकी बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। जरा सी बात पर देर तक हंसती रहती। गोरा चेहरा हंस हंस कर लाल पड़ जाता था। कुल मिलाकर बात ये कि उजियारी काकी भले ही 16-17 साल की थीं, मगर बचपन अभी हाथ छुड़ाकर नहीं गया था। शरारतें, मजाक, ही ठीठी ये सब बच्चों और उजियारी काकी के बीच चलता रहता था। उजियारी काकी के पति गोपाल उम्र में उजियारी काकी से लगभग 10 साल बड़े तो थे ही, रंग रूप और स्वभाव में एक जैसे थे, एकदम रूखे। मगर उस समय तो पुरुषों का रंग रूप नहीं देखा जाता था, बस जमीन जायदाद कामकाज देखा जाता था। और उसमें गोपाल का परिवार बहुत अच्छे स्तर पर था, लगभग जमींदार वाली स्थिति थी गांव में। गोपाल के पिता यानी उजियारी काकी के ससुर गांव के बड़े मंदिर के पुजारी थे। ये बड़ा मंदिर और इससे जुड़ी 300 बीघा जमीन उनके पुरखों को उस क्षेत्र के राजा की तरफ से मिले थे। पूजा के लिए मंदिर और जीवन यापन के लिए जमीन। तब से पुश्त दर पुश्त यही काम होता आ रहा था। नदी के कछार से लगी जमीन थी तो जाहिर सी बात है कि सोना उगलती थी। गोपाल के पिता भी अपने पूर्वजों की ही तरह पितृसत्ता के कठोर समर्थक थे और वही गुण गोपाल और बाकी भाइयों में भी आ गया था। उस पर अच्छी खासी संपत्ति और गांव वालों द्वारा दिया गया पंडित जी महाराज का संबोधन और मान सम्मान। गोपाल में ये ठसक कुछ ज़्यादा ही थी अपने भाइयों की तुलना में। लड़कियों को, स्त्रियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये बातें हमेशा गोपाल की ज़बान पर रहती थीं। उजियारी काकी की सुंदरता को लेकर गोपाल के मन में प्रारंभ से ही एक असुरक्षा का भाव भी था और शायद कुछ चिढ़ भी थी। उजियारी काकी को बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ देखकर गोपाल के अंदर की पितृसत्ता सिर उठा लेती थी। बहुओं को ऐसे रहना चाहिए ससुराल में? बहुओं की हंसी दीवारों के बाहर सुनाई देती है क्या? ससुर और जेठ को बहुओं की आवाज़ सुनाई देना और चेहरा दिखना अच्छे घरों के लक्षण होते हैं क्या? अक्सर ये होता था कि डांट बच्चों को भी पड़ती थी और उजियारी काकी को भी, कभी पति से, कभी जिठानियों से, तो कभी सास से। उजियारी काकी को छोड़कर घर की बाकी सारी महिलाएं भी पितृसत्ता के हिसाब से अनुकूलित थीं, बल्कि पुरुषों से अधिक पितृसत्ता की ध्वजवाहक थीं। घर में भी थोड़ी तक घूंघट किए हुए घूमती थीं और बहुत धीमे धीमे बातें करती थीं। हंसना तो बहुत दूर की बात थी। जब वो फ़ोटो खिंचवाया गया था तब पिता और बाकी के 5 भाई आगे कुर्सियों पर बैठे थे और महिलाएं पीछे खड़ी हुई थीं। फोटोग्राफर के कहने पर थोड़ी देर के लिए सारी महिलाओं ने घूंघट को पीछे सरकाकर सिर पर कर लिया था। फोटोग्राफर के इशारे पर जैसे ही महिलाओं ने एक साथ घूंघट पीछे किया था, उसी बात पर उजियारी काकी को हंसी आ गई थी, जो फोटो में कैद हो गई थी। उजियारी काकी की हंसी की बात फोटो बनकर आने पर ही पता चली थी। फोटो देखकर ससुर ने अंदर रसोई घर की तरफ मुंह करते हुए देर तक अपना क्रोध व्यक्त किया था। उस क्रोध का अंत किया था तुलसीदास की रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की एक चौपाई से। महावृष्टि चल फूट की आरी, जिम सुतंत्र भय विग्रह नारी। और उसके बाद गुस्से से पैर पटकते हुए उठकर चले गए थे। वही तस्वीर अब समय की मार खाकर धुंधली होकर यहाँ दीवार पर अब भी टंगी हुई है। अरे हाँ, बात तो चल रही थी उजियारी काकी के तब बहुत ज़्यादा हंसते रहने की और अब बिल्कुल नहीं हंसने की। असल में इसके पीछे प्रमुख कारण बना उजियारी काकी की सुंदरता को लेकर गोपाल का असुरक्षा भाव। हुआ ये कि बड़े भाई महेश के बड़े बेटे अनिल को लेकर गोपाल के मन में संदेह पैदा हुआ।
उजियारी काकी से अनिल 2 साल ही बड़ा था, लगभग हम उम्र था। रूप रंग में अपने पिता की तरफ न जाकर अपनी माँ पर गया था, इसलिए गोरा चिट्टा सुंदर नाक नक्श का युवक था। बच्चों की फौज जब उजियारी काकी के साथ मस्ती करती थी तो उसमें अनिल भी शामिल रहता था। गोपाल को अपने रंग रूप और अनिल के रंग रूप के बीच का अंतर पता था। बस उसके मन में एक फांस सी चुभी रहने लगी थी। उस फांस के कारण अंदर ही अंदर एक जख्म बन गया था। किसी होली पर जब सारे बच्चे आंगन में उजियारी काकी के साथ होली खेल रहे थे और अनिल भी उसमें शामिल था, तब गोपाल के अंदर के जख्म का सारा मवाद शब्दों के रूप में जबान से निकल गया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में गोपाल ने अनिल को कुछ न कहकर सब कुछ उजियारी काकी को ही कहा था, मगर अनिल पढ़ा लिखा युवक था। वो समझ गया था कि गोपाल काका का इशारा किस तरफ है। उस दिन से अनिल ने अपनी तरफ से ही उजियारी काकी से दूरियां बढ़ा ली थीं। उजियारी काकी की हंसी एकदम समाप्त तो नहीं हुई थी, मगर उस हंसी की आंच मध्यम पड़ चुकी थी। गोपाल के अंदर का क्रोध होली की उस घटना के बाद भी कम नहीं हुआ था। उसे लगता था कि उजियारी काकी ने अनिल के रूप में उनके रंग रूप का मजाक उड़ाते हुए उनके अंदर की पुरुष सत्ता को चुनौती प्रदान की है। इस बीच ये भी हुआ कि उजियारी काकी माँ भी बन गई, एक बेटे राहुल की। मगर गोपाल के अंदर बदले की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गोपाल के अंदर की पुरुष सत्ता उजियारी काकी को प्रति उत्तर देने के लिए बेचैन रहती थी, प्रति उत्तर उसी अंदाज में जिस अंदाज में गोपाल का संदेश उजियारी काकी को लेकर था। बात पहले कानाफूसियों में घर तक पहुंची तो इसे घर की दीवारों ने झूठ कहकर घर के बाहर ही रोकने की कोशिश की। फिर ये हुआ कि खबर कुछ सबूतों के साथ घर पहुंचने की कोशिश करने लगी। पितृसत्ता ने उसे घर की बैठकी में ही खारिज करते हुए अंदर जाने से रोक दिया। मगर खबर तो सच के पैरों पर सवार थी, वो कैसे रुकती भला। अंततः अंतापुर में भी पहुंची गई और उस खबर में शामिल एक नाम अंतापुर में किसी भारी बर्तन के जमीन पर गिरने की तरह आवाज़ करता रहा देर तक। नाम बैरसिया वाली। गोपाल को पंडिताई के काम से गांव से शहर बैरसिया आना जाना करना पड़ता था। 5 भाइयों को पिता ने जजमानी की जगह बांट रखी थी। गोपाल के हिस्से में बैरसिया आया था। वहीं किसी जजमान के घर के पड़ोस की कन्या गोपाल के मन को भा गई थी, जो जजमान के घर पूजा पाठ में आती रहती थी। कुछ गरीब परिवार की लड़की थी, मगर जात बिरादरी की थी। इधर गोपाल को उजियारी काकी को बताना था कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, पुरुष तो पुरुष ही होता है। आना जाना बढ़ा और बात जमती गई। उन दिनों पुरुष के 2 या 3 विवाह आम बात थी। हिंदू विवाह अधिनियम कुछ सालों पूर्व आ चुका था, जिसमें बहुविवाह प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बहुपत्नी प्रथा पूर्व की तरह समाज में उस समय विद्यमान थी और गर्व का प्रतीक भी मानी जाती थी। एक दिन गोपाल बैरसिया वाली को ब्याह कर अपने साथ लेकर घर पहुंच गए। पुरुष सत्ता और पुरुष सत्ता की हामी महिलाओं ने इसे सामान्य घटना के रूप में लिया, किसी आम बात की तरह। मगर उजियारी काकी के लिए तो ये बड़ी घटना थी। 1.5 गज का घूंघट काढ़े आंगन में बैठी बैरसिया वाली को घर की महिलाएं घेर कर बैठी हुई थीं और मुंह दिखाई कर रही थीं। उजियारी काकी अंदर अपने कमरे में चारपाई पर बैठी थीं। कुछ देर बाद अचानक उजियारी काकी सधे कदमों से चलती हुई आंगन में आईं। बैरसिया वाली के पास बैठी, अपने गले में डला मंगलसूत्र उतार कर बैरसिया वाली के हाथ में रख दिया। कैसे ऐब के लक्षण कर रही है उजियारी? सास की क्रोध में मिलमिलाती हुई आवाज़ आई थी, मगर उजियारी काकी उस आवाज़ के प्रति निष्प्रह बनी रही थी। तेज़ आवाज़ सुनकर गोपाल भी बैठकी से आकर आंगन में लगे हुए बरामदे में खड़े हो गए थे। कनखियों से उजियारी काकी ने गोपाल का आना भी देख लिया था। बैरसिया वाली उते ही रहियो, बैरसिया में अपने भरतार को भी उते ही रख लियो, इते हमाओ घर छोटो है, जगह जरा कम है। कहते हुए उजियारी काकी उठी और बरामदे की तरफ देखते हुए बोली थी, हम कोर्ट कचहरी नहीं करना चाह रहे, नहीं तो कानून की इतनी समझ तो हमें भी है। कहकर वो अंदर चली गई थी। उस दिन के बाद उजियारी काकी ने हंसना एकदम बंद कर दिया। उस घटना को भी अब 55 साल हो चुके हैं, मगर उजियारी काकी नहीं हंसी तो नहीं हंसी।
गोपाल ने उजियारी काकी की बात में छिपे आशय को समझकर बैरसिया में भी एक गृहस्थी बसा ली थी। एक गृहस्थी गांव में और एक बैरसिया में। रहते गांव में ही थे। बैरसिया में एक मकान किराए का लेकर वहां बैरसिया वाली को रख दिया था। यहाँ रहते तो बैठकी में सोते थे। उजियारी काकी ने अपने कमरे के दरवाजे गोपाल के लिए बंद कर दिए थे। संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ा था, बस रात को गोपाल का प्रवेश निषेध कर दिया था। बैरसिया वाली से संतान के रूप में गोपाल को एक लड़की और 2 लड़के मिले। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। बस उजियारी काकी की हंसी नहीं लौट पाई। बैरसिया वाली की मुंह दिखाई के बाद से किसी ने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। 55 साल बीत गए उस दिन को। उजियारी काकी 75 वर्ष की हो गई हैं। बेटे की शादी हुई। बैरसिया वाली के बच्चों की भी शादी हुई। वहाँ भी गई उजियारी काकी। अब तो बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए हैं। बहुत लंबा समय बीत चुका है। ऐसा लगता है जैसे उजियारी काकी अब हंसना भूल ही चुकी हैं। चेहरे पर हंसी लाने वाली पेशियां मानो काम करना ही छोड़ चुकी हैं अब तो। गोपाल के बड़े भाइयों में अब कोई भी नहीं बचा है। भाई और भाभियां एक एक करके विदा हो चुके हैं। भाइयों के बच्चे सब बाहर निकल गए हैं। बाहर जाने के बाद अपने हिस्से की ज़मीनें भी बेच चुके हैं। कभी शादी ब्याह वार त्योहार में आ जाते हैं। उजियारी काकी का बेटा राहुल भी दिल्ली में है। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। अब तो उसके बच्चे भी शादी लायक हो चुके हैं। बैरसिया वाली से जो बच्चे गोपाल को हुए वे भी सब अलग अलग महानगरों में काम कर रहे हैं। बैरसिया वाली बड़े बेटे के पास बेंगलुरु में रहती हैं। गोपाल अब पूरी तरह से गांव के ही होकर रह गए हैं। 80 पार के हो चुके हैं। शरीर अब साथ नहीं देता है। राहुल कई बार उजियारी काकी को कह चुका है गोपाल के साथ दिल्ली आने को, लेकिन गोपाल गांव घर ज़मीन को छोड़कर बेच कर जाने के लिए तैयार नहीं है। बड़े से घर में उजियारी काकी और गोपाल ही रहते हैं। इतनी उम्र हो जाने के बाद, अशक्त हो जाने के बाद भी गोपाल के अंदर की पितृसत्ता वैसी की वैसी ही कायम है। उजियारी काकी से भी अब काम करते नहीं बनता है। फिर भी गोपाल अपना सारा काम उजियारी काकी से ही करवाते हैं। उनकी सोच अभी भी वही है कि पत्नी है, उसे तो पति की सेवा करना ही चाहिए। वैसे घर में सेवा टहल और दूसरे काम करने को नौकर चाकर हैं, पर गोपाल को अपना सारा काम उजियारी काकी से ही करवाना होता है। उजियारी काकी भी कई बार कह चुकी हैं कि सब कुछ बेच बाच कर चलो, सब तो चले गए, अपन भी राहुल के पास चलते हैं। मगर गोपाल अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। गांव में भले ही पूजा पाठ के लिए दूसरे पंडित आ गए हैं, पर गांव के बड़े महाराज तो अब गोपाल ही हैं। बस इसी कारण गोपाल गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। उजियारी काकी पर पूरी तरह से निर्भर हैं, मगर ठसक अभी भी पति वाली ही है। शरीर अशक्त हो गया है, मगर आँख कान नाक जबान सब बराबर काम कर रहे हैं। कौन आया है, क्या बन रहा है, कौन क्या ले गया, ये सारे प्रश्न दिन भर जबान पर रहते हैं। लेटे लेटे ही आदेश देते रहते हैं। उस पर कभी हलवा खाना है, कभी खीर तो कभी पूरन पोली, और बनाना भी काकी को ही है। रात को सोते में बिस्तर खराब कर देते हैं। सुबह उजियारी काकी के लिए काम बढ़ जाता है। जैसे तैसे कूलते कराहते काम करती हैं। भावना, बेटा बता रात को क्या खाएगी तू? तेरी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। उजियारी काकी ने कमरे में आते ही भावना से पूछा। भावना कल ही गाँव आई है। भावना अनिल की पोती है। अपनी माँ के साथ ज़मीन के किसी काम से आई है, कुछ कागज़ों पर दस्तखत करने। 5 भाइयों के बच्चों ने अपने अपने हिस्से की ज़मीन भले ही बेच दी है, पर घर का हिस्सा नहीं बेचा है। पूरे घर की देखभाल सभी ने गोपाल को ही दे रखी है। कोई आता है तो अपने हिस्से में नहीं रुकता है, उजियारी काकी के पास ही रुकता है। काकी आप तो रहने दो, मैं बनाऊंगी आज खाना, आपको बढ़िया नूडल्स बनाकर खिलाती हूँ। भावना ने तुरंत उत्तर दिया। यूँ रिश्ते में तो उजियारी काकी भावना की परदादी होती हैं, लेकिन काकी को सब काकी ही कहते हैं। उनका अपना बेटा भी उनको काकी ही कहकर बुलाता है। मुझसे नहीं खाते बनते तेरे नूडल्स। तू बता, मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी बनवा दूँ तेरे लिए? ये नूडल्स तो शहर में खाती ही रहती होगी तू। उजियारी काकी ने कमरे में आकर पलंग पर बैठते हुए कहा। भावना और उसकी माँ कमरों में रखे मूढ़ों पर पहले से ही बैठे हुए हैं। उजियारी काकी के पलंग से कुछ दूर दूसरी दीवार से सट कर रखे हुए पलंग पर गोपाल लेटे हुए हैं। आदत डाल लो काकी,
राहुल दादाजी के पास जाकर रहोगी तो वहाँ तो यही खाने को मिलेगा। रिश्ते में अनिल और राहुल चचेरे भाई हैं, इसलिए भावना के लिए राहुल भी दादा ही हैं। अरे कहाँ जाना होगा, मेरी किस्मत में आराम का सुख कहाँ है, ये जाना ही नहीं चाहते। मेरी हड्डियों को तो मरने तक काम करने का श्राप मिला है। उजियारी काकी ने कुछ उदास स्वर में बिस्तर पर लेटे गोपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों दादाजी, आप जाते क्यों नहीं हो राहुल दादाजी के पास? भावना ने गोपाल की तरफ मुड़कर पूछा। सब तो चले गए, अब हम भी चले जाएं पुरखों की ज़मीन और घर को छोड़कर, मिटा दे नामो निशान भी। गोपाल ने कुछ रूखे स्वर में ही उत्तर दिया, पर यहाँ भी तो परेशानी है, काकी से काम करते बनता नहीं है, खुद को नहीं संभाल पाती हैं, उस पर आपका भी काम है, उनकी भी तो उम्र हो गई है। भावना ने प्रतिरोध करते हुए कहा, सब बहाने हैं बेटे के पास जाने के। हमारी माँ तो 90 साल की उम्र तक सारा काम करती रहीं, इनको 70-75 में ही काम नहीं करते बन रहा है। गोपाल ने उसी रूखे स्वर में कहा, दादाजी वो पुराना ज़माना था, उस समय का 90 साल का आदमी और आज का 60 साल का एक बराबर होता है। काकी के बारे में तो सोचिए एक बार। भावना ने एक बार फिर कहा, कुछ नहीं है, औरतों में कामचोरी आ गई है, सब मस्सड़ हो गई हैं। सीधे सीधे कहो ना, ये काम से भागकर बेटे के पास जाना है। गोपाल ने कुछ तीखे स्वर में कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वे आपकी पत्नी है, कोई नौकर तो है नहीं कि आपके काम करना ही है उनको। इस बार भावना का स्वर भी तीखा हो गया। तो पत्नी का तो दायित्व है कि वो पति के काम करे, इसीलिए तो उसे ब्याह कर लाया गया था। गोपाल ने भावना के रूखे स्वर की परवाह किए बिना कुछ लापरवाही के साथ कहा। इसलिए? भावना का स्वर गुस्से और हैरत से भरा हुआ है। तो ठीक है, जब तक जिंदा हूँ तब तक ही काम करूँगी ना, चली गई तो किससे काम करवाओगे? मेरे बिना तो बेटे के यहाँ भी आपका ठौर नहीं है। आपकी ये ठसक बर्दाश्त कौन करेगा? बैरसिया वाले तो झूठे मुंह नहीं पूछते। माँ को ले गए, आपसे पूछा भी नहीं। मैं चली गई तो मिट्टी खराब हो जाएगी बुढ़ापे में। भावना के स्वर का गुस्सा महसूस कर उजियारी काकी ने कहा, ऐसे कैसे पहले चली जाओगी, मेरी सेवा बीच में छोड़कर? ऊपर भी जाओगी तो भी कहीं की नहीं रहोगी, वहाँ कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, नरक मिलेगा पति को इस हालत में छोड़कर जाने पर। गोपाल ने उपहास के स्वर में कहा, सह लूँगी, मुझे तो आदत है। शादी के बाद आपने कौन सा स्वर्ग दिया मुझे? यहाँ भी तो इतने सालों से नरक ही भोग रही हूँ, वहाँ भी भोग लूँगी। उजियारी काकी ने तुरंत उत्तर दिया, तुलसी बाबा सच कह गए हैं, जिब स्वतंत्र बहे बिगरही नारी। धर्म कर्म की तो सोच लिया करो, कुछ बोलने से पहले जो मुंह में आया बोल दिया बस। पंडितों के घर में ब्याह के आई हो, किसी आट काट घर में नहीं ब्याही हो। गोपाल ने कुछ गुस्से में कहा। धर्म की? उजियारी काकी ने कुछ नाटकीय अंदाज में प्रश्न किया। धर्म की ही तो बात कर रही हूँ। धर्म तो यही कहता है ना कि औरत को सुहागन ही मरना चाहिए। बस मैंने तो तय कर लिया है कि मैं तो धर्म के कहे पर ही चलूँगी। धर्म कहता है कि औरत को मांग भरे हुए जाना चाहिए, तो मैं तो अब वही करूँगी। लाल साड़ी पहनकर मांग भरकर पूरे 16 श्रृंगार करके जाऊँगी, छम छम छम। उजियारी काकी ने अंतिम वाक्य और छम 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 इतने नाटकीय अंदाज में कहा कि भावना और उसकी माँ दोनों हंस पड़े। उजियारी काकी का चेहरा नाटकीय बात करने के बाद भी जैसा का तैसा ही रहा। काकी, हंसने की बात कहने पर खुद भी हंस लेना चाहिए। देखो इस तस्वीर में आप कितना खिलखिला कर हंस रही हो। भावना ने उजियारी काकी के पलंग के ठीक ऊपर टंगी तस्वीर की तरफ हंसकर इशारा करते हुए कहा, बेटा हंसी तो कारण से आती है ना। उस समय कारण थे इसलिए हंस रही थी। मेरी हंसी के सारे कारण सूख गए हैं, बरसों पहले सूख गए हैं या सुखा दिए गए हैं। अब कोई कारण ऐसा लगता ही नहीं कि हंसने की सोचूं। कभी कोई कारण ऐसा लगेगा कि हंसने लायक है तो उस दिन हंस लूँगी। उजियारी काकी ने उत्तर दिया। भावना ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़े से उठकर पलंग पर बैठ गई और उजियारी काकी को बाहों में भर लिया। रात को पराठे और टमाटर की चटनी ही बनाई गई। पराठे खुद उजियारी काकी ने बनाए, बल्कि रसोई में बैठाकर भावना और उसकी माँ को गरम गरम खिलाए भी।
पांचों भाइयों के परिवार में से कोई भी आ जाता है तो उजियारी काकी एकदम जीवन से भर जाती हैं। खाना खाने के बाद देर रात तक उजियारी काकी, भावना और भावना की माँ बैठकी में बैठकर बातें करते रहे। देर रात भावना उठकर ऊपर के कमरे में सोने चली गई। कुछ देर बाद उजियारी काकी भी बैठक से लगे अपने कमरे में सोने चली गईं और भावना की माँ बैठकी में रखे दीवान पर ही सो गई। अगली सुबह कुछ अलग तरह की है। कहते हैं कि 24 घंटे में कहीं कोई एक पल ऐसा आता है जब आदमी की ज़बान से कही हुई बात सच हो जाती है। रात की सोई उजियारी काकी सुबह उठी नहीं, चिर निद्रा में सो गई हैं। नीचे से आ रहे शोर शराबे से भावना की नींद खुली तो दौड़ती हुई नीचे आई है। उजियारी काकी के कमरे के बाहर नौकर चाकर, आस पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है। वो तेज़ी से उजियारी काकी के कमरे में प्रवेश कर गई। उसने देखा कमरे में गोपाल दादाजी हैरत के भाव चेहरे पर लिए पलंग पर लेटे हुए हैं। उसकी माँ पलंग के सिरहाने खड़ी साड़ी का पल्लू मुंह से दबाए रो रही हैं और उजियारी काकी पलंग पर चिर निद्रा में लीन लेटी हैं मगर चेहरे पर हंसी के भाव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उजियारी काकी हंस रही हैं। भावना ने हैरानी के साथ पलंग के ठीक ऊपर टंगी तस्वीर की तरफ देखा, फिर उजियारी काकी के चेहरे की तरफ देखा। सचमुच बरसों बाद उजियारी काकी हंस रही हैं। भावना अपनी जगह खड़े खड़े अब रो रही है और उजियारी काकी हंस रही हैं। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी उजियारी काकी हंस रही हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।